नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसके थर्ड चैप्टर का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। देखिए दोस्तों, हमने प्रतिरोधकता का टॉपिक पहले पढ़ लिया है। अब हम उस प्रतिरोधकता पर ताप का क्या इफेक्ट पड़ता है वो यहां पर देखने वाले हैं। हम यहां पर इस प्रभाव को तीन अलग अलग पार्ट में बांटकर पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे पास में चालक पदार्थ होते हैं, धात्विक चालक होते हैं, उनकी प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। साथ में हम देखेंगे मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। और अंत में हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं कि जो प्रतिरोध का जो फॉर्मूला है प्रतिरोधकता के पदों में वो क्या होता है। देखिए, हमने ये पढ़ा था R इक्वल टू रो L अपॉन में A। ये जो फॉर्मूला है वो हमने इस तरीके से प्राप्त किया था कि जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इन दोनों को मिलाकर हमने R समानुपाती L बाई A लिखा था और यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था। ये एक कांस्टेंट आ गया हमारे पास में रो। ये जो रो है इसको हमने कांस्टेंट कहा। रो को क्या कहा है? कांस्टेंट। तो यदि कोई राशि कांस्टेंट होती है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ये यहां पर समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक। और यदि समानुपाती स्थिरांक है तो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। बट इसका जो मान है वो पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, साथ में ताप पर भी निर्भर करता है। ये हमने आपको पहले बता दिया है। ताप और पदार्थ की प्रकृति पर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। तो देखिए, इस रो का जो मान है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करेगा कि जो पदार्थ है वो अर्धचालक है, चालक है तो उसमें तांबा है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, सबके लिए रो की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, तो पदार्थ की प्रकृति पर रो का मान डिपेंड करेगा। अब पदार्थ की प्रकृति का मतलब क्या है? जैसे तांबा अलग होता है, एल्यूमिनियम अलग है, लोहा अलग है, सबके लिए रो की वैल्यू अलग अलग है, अलग अलग है और फिक्स है। तांबे के लिए इसकी वैल्यू है वो फिक्स है, लोहे के लिए इसकी वैल्यू है वो फिक्स है, वो कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखिए, वो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो भी एक कारक से प्रभावित हो सकती है और वो जो कारक है वो है ताप। ताप से तांबे की प्रतिरोधकता भी प्रभावित हो सकती है। जो टेम्परेचर है वो जो नियत वैल्यू है प्रतिरोधकता की उसको भी प्रभावित कर देता है। देखो मेरी बात सुन लीजिए, जैसे तांबा है तो तांबे की प्रतिरोधकता नियत है 1.7 इंटू 10⁸ ओम इंटू -8 ओम इंटू मीटर। तो ये जो वैल्यू है तांबे की प्रतिरोधकता की ये नियत है, कांस्टेंट है। बट ताप से ये भी प्रभावित हो जाती है, ताप से ये भी प्रभावित हो जाती है। तो हमें यहां पर क्या समझना है कि अलग अलग पदार्थों की जो प्रतिरोधकता होती है वो ताप से किस प्रकार से प्रभावित होती है। हम आप लोगों को एक फॉर्मूला यहां पर बताएंगे और उस फॉर्मूले के जरिए आप लोगों को समझाएंगे कि किस तरीके से प्रतिरोधकता का मान ताप के साथ में बदलता है, ताप के साथ में कैसे प्रतिरोधकता की वैल्यू चेंज होती है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि जो प्रतिरोधकता है उसका मान है पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, ताप पर निर्भर करता है। ये हमने एकदम क्लियर बता दिया कि पदार्थों की जो प्रतिरोधकता है वो ताप पर निर्भर करती है। अलग अलग पदार्थों की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है लेकिन ताप के साथ वो बदल सकती है। अब देखो दो कि किसी भी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है, यदि हम कंसिडर कर लें कि हमारे पास में कोई पदार्थ है, उसकी प्रारंभिक प्रतिरोधकता है ρ0 और जब उसका हम तापमान डेल्टा T बढ़ा दें तो उसकी प्रतिरोधकता रो हो जाती है। उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? रो हो जाती है। तो जो प्रतिरोधकता में परिवर्तन है, प्रतिरोधकता में परिवर्तन है वो किन किन कारकों पर डिपेंड करेगा?
प्रारंभिक प्रतिरोधकता तथा ताप में वृद्धि के समानुपाती होता है। देखिए इस स्टेटमेंट को मैं पुट कर देता हूं कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता में परिवर्तन का मान उसकी प्रारंभिक प्रतिरोधकता व ताप में वृद्धि के समानुपाती होता है। देखो इसको समझ लीजिए कि हमारे पास में जैसे प्रतिरोधकता में जो परिवर्तन है वो किसके इक्वल होगा। प्रतिरोधकता में परिवर्तन को हम डेल्टा रो से लिख दें। प्रतिरोधकता को हम किससे पुट कर रहे हैं, रो से, तो प्रतिरोधकता में जो परिवर्तन है वो किसके इक्वल आ गया, डेल्टा रो। जैसे हम यहां पर कंसीडर कर लें कि रो जीरो है वो है प्रारंभिक प्रतिरोधकता। रो जीरो क्या है, प्रारंभिक प्रतिरोधकता है। प्रारंभिक प्रतिरोधकता हमने रो जीरो कंसीडर कर ली, इसका मतलब है ये प्रारंभिक प्रतिरोधकता है। रो हम कंसीडर कर लें कि डेल्टा टी जब ताप में परिवर्तन होता है तो उसकी अंतिम प्रतिरोधकता रो हो जाती है। उसकी अंतिम प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, रो हो जाती है। तो प्रतिरोधकता में जो परिवर्तन है वो अंतिम वाला ये, प्रारंभिक वाला ये, तो अंतिम वाले में से प्रारंभिक वाला घटा देंगे तो वो आ जाएगा डेल्टा रो। वो क्या आ जाएगा, तो डेल्टा जो रो होता है वो बराबर है रो माइनस रो जीरो के, अब देखो विद्यार्थियों, यहां पर जो प्रतिरोधकता में परिवर्तन है वो इस क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि प्रतिरोधकता में परिवर्तन डेल्टा रो का जो मान है उसकी प्रारंभिक प्रतिरोधकता, तो प्रारंभिक प्रतिरोधकता क्या है उसकी, प्रारंभिक प्रतिरोधकता हमने यहां पर रो जीरो बताई है, तो इसके समान रो जीरो के समानुपाती हो गया। और किसके समानुपाती, ताप में वृद्धि। हम यहां पर ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि डेल्टा टी ताप में परिवर्तन होता है। ताप में परिवर्तन क्या है, डेल्टा टी, यह है ताप में परिवर्तन, ताप में ये परिवर्तन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेल्टा रो है वो रो जीरो के समानुपाती, डेल्टा रो है वो ताप में वृद्धि के समानुपाती। यहां से इन दोनों को यदि हम कंबाइन करके लिखें, इस इक्वेशन और इस दोनों इक्वेशन डेल्टा रो के समानुपाती है, तो यहां से डेल्टा रो समानुपाती आ जाएगा रो जीरो। देखिए ये समानुपाती का साइन है, रो जीरो डेल्टा टी के समानुपाती। अब यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, यहां से प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाओगे तो इक्वल का निशान लगा देंगे। किसका निशान लगा दिया हमने, इक्वल का निशान लगा दिया। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल का निशान लगता है, साथ में एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को हम लिख रहे हैं अल्फा से। ये आ गया अल्फा, ये समानुपाती का साइन है, ये समानुपाती का साइन हटा तो बराबर आ गया, ये कांस्टेंट आ गया। अब इस कांस्टेंट के बारे में भी जानकारी आप लोगों को देते हैं। ये आ गया इतना आ गया, यहां तक समझ लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास में आ चुका है। अब इस डेल्टा रो, ये तो है प्रतिरोधकता में परिवर्तन जो कि अंतिम प्रतिरोधकता माइनस प्रारंभिक प्रतिरोधकता के बराबर होगा। ये अल्फा रो जीरो डेल्टा टी, ये आ गया। ये जो अल्फा है इसके बारे में भी जानकारी में पुट कर देता हूं। इसको हम कहेंगे समानुपाती स्थिरांक, जिसे प्रतिरोध ताप गुणांक कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, प्रतिरोध ताप गुणांक। ये जो प्रतिरोध ताप गुणांक है, यहां से देखेंगे
इस रो माइनस रो जीरो का मात्रक और इस रो जीरो का मात्रक सेम, तो अल्फा का मात्रक और डेल्टा टी का मात्रक मात्रकहीन होगा। तो अल्फा का मात्रक वही होगा जो 1 बटा डेल्टा टी का मात्रक होगा। तो ये जो अल्फा है प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। अल्फा का जो मात्रक होता है वो देखिए क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या प्रति केल्विन इसका मात्रक होता है। अल्फा का जो मान है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की कांस्टेंट है, लेकिन अलग अलग पदार्थों के लिए इसका मान भी अलग अलग होता है। अल्फा का मान पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि वो पदार्थ चालक है, कुचालक है, और कुचालक है तो कौन सा है, चालक है तो कौन सा है। तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, डिपेंड होता है। दोस्तों यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो अल्फा है वो एक समानुपाती स्थिरांक है जिसका मान अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। ये चालकों के लिए अलग होगा, तांबे के लिए अलग होगा, नाइक्रोम, यूरेका, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन सबके लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। क्लियर। तो ये जो अल्फा है अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग और कांस्टेंट होता है। क्लियर। अब यहां से इस रो जीरो को बराबर के उस तरफ ले जाइए, तो रो बराबर हमारे पास में आ गया है रो जीरो प्लस अल्फा रो जीरो डेल्टा टी, और यहां से हम रो जीरो कॉमन ले लेंगे। रो जीरो जब कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी रह गया हमारे पास में। ये आ चुका है प्रतिरोधकता का फॉर्मूला। अब देखो इस फॉर्मूले को समझिए आप, क्या कह रहा है ये हमें, कि ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि ये तो है प्रारंभिक प्रतिरोधकता रो जीरो। प्रारंभिक प्रतिरोधकता कितनी है, रो जीरो के इक्वल। अल्फा यहां पर प्रतिरोध ताप गुणांक है, डेल्टा टी ताप में वृद्धि है। जब डेल्टा टी ताप में वृद्धि होती है तो जो प्रारंभिक प्रतिरोधकता रो जीरो है उसका मान अब रो रह जाता है, और रो का जो मान है वो रो जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के इक्वल होता है। ये क्लियर कर लीजिए आप लोग, यहां से ये अच्छे से समझ लेंगे आप। रो बराबर रो जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू भी कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन में प्रतिरोध ताप गुणांक का मान भी पूछ लेते हैं, जबकि हमें प्रारंभिक प्रतिरोधकता और जैसे ताप में वृद्धि बता दे, अंतिम प्रतिरोधकता बता दे। प्रारंभिक अंतिम प्रतिरोधकता बता दी और ताप में वृद्धि बता दी। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये तांबा है, इसकी प्रतिरोधकता इतनी है और इसका तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया तो इसकी प्रतिरोधकता इतनी हो जाती है, तो इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है। मतलब रो बता दिया, रो जीरो बता दिया, डेल्टा टी बता दिया, अल्फा पूछ रहा है। तो यहां से हम अल्फा देखिए क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए सीधा अल्फा बराबर प्रतिरोध ताप गुणांक का फॉर्मूला आपके पास में क्या गया, रो माइनस रो जीरो बट्टे में रो जीरो अल्फा डेल्टा टी। ये अल्फा का फॉर्मूला आ चुका है, प्रतिरोध ताप गुणांक का फॉर्मूला आ चुका है। देखिए दोस्तों हम तो इस वीडियो में प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव पड़ रहे हैं कि जब ताप में वृद्धि होती है तो प्रतिरोधकता किस तरीके से बदलती है, ये हम पढ़ रहे हैं। तो इसका हम अध्ययन यहां से इस फॉर्मूले के जरिए करेंगे। देखो ध्यान देना, मैं यहां पर मौखिक आपको बता रहा हूं कि डेल्टा टी जब ताप में वृद्धि होती है तब रो जीरो का मान रो हो जाता है। मतलब पहले रो जीरो था, डेल्टा टी ताप में वृद्धि हुई तो उसका मान जो रो जीरो है उसका मान अब बदल कर क्या हो गया, रो हो गया। क्लियर। अब देखो तो यहां पर देखिए कि जो अल्फा है वो चालकों के लिए धनात्मक होता है, अल्प और धनात्मक होता है। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्प और धनात्मक। तो यहां पर चालकों के लिए अल्फा का जो मान है वो धनात्मक होता है। तो जब ताप में वृद्धि होती है, ताप में वृद्धि होती है तो इसका मान देखो एक में कुछ और जुड़ जाएगा, एक में कुछ ऐड हो गया तो प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चालकों का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाता है। देखो ध्यान देना कि यदि ये वाली वैल्यू जीरो होती तो रो जीरो रो के बराबर होता, लेकिन यदि इसमें कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, एक में कुछ ऐड हो रहा है तो रो जीरो का मान एक से अधिक गुना हो जाएगा। क्लियर। देखो एक प्लस कुछ राशि है, तो यदि इसका मान प्लस में है तो एक में कुछ राशि ऐड हो जाएगी और टोटल जो प्रतिरोधकता है उसका मान बढ़ जाएगा, उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। अब यदि अल्फा
मिश्र धातुओं के लिए होता है बहुत कम, बहुत ही कम, नगण्य होता है, हालांकि धनात्मक होता है, बहुत कम और धनात्मक होता है। जबकि चालकों के लिए मान तो होता है इसका भी कम, लेकिन वो मिश्र धातुओं की तुलना में बड़ा होता है। तो यहां पर अल्फा मिश्र धातुओं के लिए थोड़ा सा बड़ा, मामूली सा, इसका मान लगभग 0 के नजदीक होता है, हालांकि धनात्मक बट 0 के नजदीक। तो जो रो है उसका जो मान है उसमें बहुत कम बदलाव आता है, क्योंकि ये यहां पर 1 + 0.00 कुछ आएगा। तो जो प्रतिरोधकता है उसमें ना के बराबर परिवर्तन होता है। जब ताप में वृद्धि होती है तो प्रतिरोधकता में ना के बराबर परिवर्तन होता है, बहुत कम परिवर्तन होता है। क्लियर, समझ आ गई इतना? अब देखो, अंतिम जो हम पदार्थ लेते हैं वो है अर्धचालक। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब अर्धचालकों की बात करें तो उनके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक जो अल्फा है वो ऋणात्मक होता है। दिमाग में फिट बिठा लीजिए, अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा क्या होता है? ऋणात्मक, नेगेटिव होता है। जब ये नेगेटिव हो गया तो एक में से यहां से कुछ वैल्यू घटेगी, एक में से कुछ मान क्या होगा? कम होगा। एक में से कुछ वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और जब एक में से कुछ वैल्यू घटेगी तो ये जो मान है ब्रैकेट का 1 से छोटा हो जाएगा, रो 0 है वो 1 से छोटी राशि से गुणा होगी, तो जो रो का मान है वो पहले की तुलना में कम प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घट जाती है। जबकि चालकों की बढ़ रही थी, मिश्र धातुओं की बढ़ रही थी, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप के साथ में घट रही है। दोस्तों इसको एकदम क्लियर कर लीजिए, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप के साथ में घट जाती है। अब हम एक एक करके इन चीजों को यहां पर स्पष्ट करेंगे कि भाई किस तरीके से घटती है, किस तरीके से इनकी वैल्यू बढ़ती है। अब हम एक एक करके यहां पर देखेंगे कि धात्विक चालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, और अंत में हम देखेंगे अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर विद्यार्थियों, प्रतिरोधकता क्या चीज होती है इसको आप पहले क्लियर कर लेना, तब जाकर ये टॉपिक थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। और इसके साथ में हमने एक रिलेशन और पढ़ा है, प्रतिरोधकता का जो वीडियो हमने बनाया है उसमें आपने देखा होगा, रो बराबर m/n(e²2), उसको भी हम यहां पर यूज में लेंगे और वो उसी फॉर्मूले से हम प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव को भी समझा सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं अर्धचालकों की प्रतिरोधकता, धात्विक चालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। सबसे पहले हम क्या लेकर चल रहे हैं? धात्विक चालक, धात्विक चालकों की प्रतिरोधकता, धात्विक चालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। देखिए कैसे, किस तरीके से बदलती है समझ लेंगे। हमारे पास में फॉर्मूला है रो बराबर रो 1 + अल्फा डेल्टा टी। तो देखिए इस फॉर्मूले के अंदर धात्विक चालकों के लिए अल्फा धनात्मक होता है। धात्विक चालकों के लिए अल्फा क्या होगा? धात्विक चालकों के लिए, धात्विक चालकों के लिए अल्फा होता है धनात्मक। अल्फा कैसा होगा? धनात्मक। अल्फा यदि धनात्मक है तो देखिए क्या होगा, इसकी वैल्यू धनात्मक, ये ताप में वृद्धि, तो ये वाला जो मान है वो अल्फा डेल्टा टी ये धनात्मक, और कोई धनात्मक वैल्यू 1 के अंदर जुड़ती है तो इस ब्रैकेट का मान 1 से बड़ा हो जाएगा। तो जो प्रतिरोधकता है अपनी प्रारंभिक मान की प्रतिरोधकता से 1 से बड़ी राशि से जब गुणा होती है तब रो प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि प्रतिरोधकता का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। धात्विक चालकों के लिए अल्फा धनात्मक, इस कारण से ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर, समझ आ गया? अरे समझ में आया कि नहीं आया सभी को?
समझ में आ गया। तो देखो अब हमारे पास में एक दूसरा फॉर्मूला और भी है। दूसरा फॉर्मूला हमने ये भी देखा था, ये पढ़ लिया है हमने पहले। आप यदि कंटिन्यू वीडियोस देखते हैं, नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो देखिए रो बराबर m अपॉन में n ई स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला देख लिया। m यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम। तो इन सभी राशियों की वैल्यू हम देखते हैं। जैसे हम ताप बढ़ाएं, हम क्या कर रहे हैं, ताप में वृद्धि कर रहे हैं, ताप में बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बदलेगा? नहीं, उसके द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पर एम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जो चालक है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ई में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया एम, एन और ई, इन तीनों राशियों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ताप में परिवर्तन से, ताप में परिवर्तन से, ताप में जब परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन से एम, एन, ई में बदलाव नहीं होता, बदलाव नहीं होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। जबकि टो बदल जाता है, क्योंकि जैसे ही हम तापमान बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे तो देखिए जो आवेश वाहक हैं उनका वेग बढ़ जाएगा। जैसे हमने गर्म किया, गर्म करेंगे तो इसका मतलब है हमने ऊर्जा दी। वो जो ऊर्जा है वो पार्टिकल्स की गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर देती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, इसका मतलब है वेग बढ़ गया। देखो इन चीजों को समझो, हम गर्म कर रहे हैं, ताप में बढ़ोतरी कर रहे हैं, ताप में बढ़ोतरी कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, उसमें ऊर्जा दे रहे हैं। और वो जो उसमें ऊर्जा है उसकी वजह से उन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ गई है। गतिज ऊर्जा बढ़ गई, इसका मतलब है कि उनका वेग बढ़ गया, उनका वेग बढ़ गया। अब देखो वेग बराबर होता है माध्य मुक्त पथ बट्टे में विश्रांति काल। तो जो विश्रांति काल है वो क्या होगा, लैम्बडा बट्टे में वीडी। यदि वेग बढ़ गया, ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, वेग बढ़ जाएगा, और वेग जब बढ़ेगा तो टो घट जाएगा, टो घट जाएगा। वेग जब बढ़ रहा है तो टो क्या हो गया, घट गया, क्योंकि ये बट्टे वाली राशि बढ़ रही है, तो ये वाली राशि क्या हो जाएगी, घट जाएगी। टो घट गया, तो यहां पर टो घटेगा तो रो बढ़ जाएगा, बदलाव होगा। ताप में वृद्धि से, ताप में वृद्धि करेंगे आप लोग, वृद्धि से टो घटता है, टो क्या हो जाएगा, घटता है, जिससे रो बढ़ता है, जिससे रो क्या हो जाएगा, रो बढ़ता है। क्लियर? तो ताप में जब वृद्धि करते हैं तो विश्रांति काल घट जाता है, जिससे प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाता है। ये तो मैंने बताया है धात्विक चालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव किस तरीके से बदलती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उनकी प्रतिरोधकता उसी क्रम में बढ़ती चली जाएगी। देखिए एक ग्राफ के जरिए भी इसे आप लोग समझ लीजिए। ये हमारे पास में एक ग्राफ है, एक तरफ हम ले लेते हैं रो और एक तरफ हम ले लेते हैं ताप। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उसी क्रम में प्रतिरोधकता का मान इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ताप और प्रतिरोधकता का मान बदलता है। तो ये इस तरीके की एक रेखा प्राप्त होगी, परवलयाकार ये रेखा होती है, वलय के रूप में ये रेखा प्राप्त होती है। तो ये थी धात्विक चालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। अब हम मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मिश्र धातुएं हमने पढ़ ली है, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, यूरेका, नाइक्रोम, और इन की प्रतिरोधकता पर क्या ताप का प्रभाव पड़ता है? सेकेंड पार्ट देखें, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो क्या है, रो इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। मिश्र धातुओं के लिए
मिश्र धातुओं के लिए जो अल्फा है वो अल्प व धनात्मक होता है, अल्प होता है और धनात्मक होता है, अल्प व धनात्मक होता है। क्लियर? तो इसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम 10 की घात -4 10 की घात -5 में होती है। तो देखो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा 1 + 0.00032 इस तरीके से वैल्यू आती है। तो इसका मान कितना हो गया 1.0 ये आया। अब ये इससे रो जीरो से गुणा होगा तो इसके ऊपर रो का जो मान है वो इससे बहुत कम प्रभावित होता है, बहुत ही कम प्रभावित होता है। तो जैसे हम नाइक्रोम की बात करें, यूरेका की बात करें, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, ऐसे मिश्र धातुओं की बात करें तो उनके लिए अल्फा का मान धनात्मक होता है, अल्प होता है। इस वजह से उनकी प्रतिरोधकता पर ताप का न के बराबर प्रभाव पड़ता है, बहुत कम प्रभाव पड़ता है। देखो कैसे, मैं ग्राफ के जरिए आप लोगों को समझाता हूं। ये हमारे पास में एक ग्राफ है, एक तरफ हमने ले लिया रो जो कि ओम इंटू मीटर में है, किसमें है ओम इंटू मीटर में। दूसरी तरफ हमने ले लिया ताप जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता है वो ताप के साथ में, देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रतिरोधकता का मान बढ़ रहा है, हालांकि मान बढ़ जाता है बट बहुत कम। देखो कब बढ़ता है, जब आप तापमान में, जैसे यहां पर 0 डिग्री है, यहां पर ये 200 डिग्री है, फिर ये 400 डिग्री है, तो आप तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं तब जाकर देखो प्रतिरोधकता के मान में कितनी वृद्धि हुई। जब यहाँ पर और यहाँ पर 200 डिग्री का जब तापमान बढ़ाया तो इसका मान बहुत कम बदला, 10 की घात ये गुणा में है -8 और प्लस में 8, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है जैसे 1 है, 2 है, ये 3 है, 4 है, तो इसका मान 2 से 2.5 से 3 हुआ तो 0.5 गुणा 10 की घात +8 वृद्धि करने के लिए, बहुत कम वृद्धि करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा जब तापमान बढ़ाते हैं तब जाकर उसकी जो प्रतिरोधकता है उसमें मामूली सा परिवर्तन होता है, उसमें मामूली सा परिवर्तन होता है, अल्प परिवर्तन होता है। ये आप लोग समझ लीजिए, इस ग्राफ के जरिए समझ लीजिए। क्लियर? अब यदि प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव बहुत कम पड़ता है तो इसका एक फायदा भी है। इसीलिए जो मिश्र धातुएं होती हैं उनसे बने तारों का प्रयोग प्रतिरोध बॉक्स में किया जाता है। प्रतिरोध बॉक्स में कार्बन प्रतिरोधों का भी किया जाता है, लेकिन हम कुंडली नुमा संरचना के अंदर मिश्र धातुओं को भी प्रयोग में ले सकते हैं। मिश्र धातुओं से बने तारों का भी प्रयोग प्रतिरोध बॉक्स में कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास में इसका जो यूज है वो है मीटर सेतु में। मीटर सेतु में जो प्रयुक्त तार होता है वो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है, 1 मीटर लंबा तार होता है। इसी चैप्टर में आप मीटर सेतु के बारे में डिटेल से अध्ययन कर लेंगे। इसके साथ में विभवमापी में भी कॉन्स्टेंटन के तार का प्रयोग किया जाता है। इस विभवमापी को भी आप इसी चैप्टर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यहां तक हमारे पास में हो चुका है मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। अब इस वीडियो के अंत में हम बात करेंगे अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। सी पार्ट देखिए, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। देखिए तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले से मैं आप लोगों को समझाता हूं। ये फॉर्मूला है रो बराबर ρ0 1 + अल्फा डेल्टा टी, और ये जो अर्धचालक हैं उनके लिए अल्फा का जो मान है अर्धचालकों के लिए ऋणात्मक होता है। कैसा होगा? ऋणात्मक। अब जब इसका मान ऋणात्मक है, ये नेगेटिव में है, अल्फा कैसा रहता है? प्रतिरोध ताप गुणांक अर्धचालकों के लिए होता है नेगेटिव, ऋणात्मक। जब ये इसका मान ऋणात्मक है तो यहां से इसकी वैल्यू नेगेटिव में, पूरी की पूरी वैल्यू नेगेटिव में। अब 1 में से कुछ मान घटेगा तो इसका मान हो जाएगा 1 से छोटा।
जब एक से छोटा राशि इससे रो जीरो से गुणा होगी, इसका मतलब है कि प्रतिरोधकता का मान घट गया। प्रतिरोधकता का मान क्या हो गया? पहले की तुलना में कम हो गया। तो जब अर्धचालकों की हम बात करते हैं तो उनके लिए अल्फा सदैव ऋणात्मक होता है। जब ताप में वृद्धि की जाती है तो उनकी प्रतिरोधकता घट जाती है। एक बार इस स्टेटमेंट को फिर से सुन लीजिए। अर्धचालकों के ताप में वृद्धि करने पर उनकी प्रतिरोधकता घट जाती है। क्यों घटती है? क्योंकि उनके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। एक फॉर्मूला और भी हम आपको समझाएंगे, हालांकि उसकी व्युत्पत्ति हमारे यहां पर सिलेबस में नहीं है, और उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें जो सेमीकंडक्टर का चैप्टर है, ये जो बुक है हमारी, उस बुक का जो अंतिम चैप्टर है उसमें हम उसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। देखिए क्या होता है दोस्तों, एक फॉर्मूला रो बराबर होता है रो जीरो एक्सपोनेंशियल Eg अपॉन KT होता है। Eg अपॉन KT एक फॉर्मूला है। ये होता है, Eg होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। कि अर्धचालकों के अंदर क्या होते हैं? संयोजी बैंड तथा चालन बैंड होते हैं, और उन दोनों बैंडों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसको हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। Eg से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो K है वो है वोल्ट्जमान नियतांक, ये है ताप में परिवर्तन, ताप में वृद्धि, और रो जीरो है प्रारंभिक प्रतिरोधकता, और ताप में वृद्धि के पश्चात जो प्रतिरोधकता है वो है रो। क्लियर? अब देखो किस तरीके से ये अर्धचालकों के लिए फॉर्मूला होता है। ये किसके लिए फॉर्मूला है? अर्धचालकों के लिए। हमने चालकों के लिए भी रो का एक अलग से फॉर्मूला देखा था, रो बराबर m अपॉन में n e स्क्वायर टो। तो अर्धचालकों के लिए एक फॉर्मूला ये होता है। देखिए जब ताप में वृद्धि होती है, ये टी का मान बढ़ता है, तो ये बट्टे ये जो पूरी की पूरी राशि है वो घट जाएगी। पूरी की पूरी राशि क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो E की जो घात है वो लगातार घटेगी। जैसे जैसे ताप में वृद्धि होगी E की जो घात है वो घटती चली जाएगी। E की जब घात घटेगी तो यहाँ से जो वैल्यू है रो जीरो, उसका मान जो पहले की तुलना में जो गुणक है वो कम होता चला जाएगा। कम होता चला जाएगा तो रो का जो मान है वो भी कम होता चला जाएगा। तो यहां पर आप देखिए, ये हमारे पास में एक ग्राफ है जो कि ताप और प्रतिरोधकता के मध्य है। इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है। इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है। ये जो ग्राफ है वो चरघातांकी रूप से घट रहा है। देखो यहां पर ये जो E है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हिंदी में इसको चरघातांकी फलन कहा जाता है। और प्रतिरोधकता का जो मान है वो ताप में वृद्धि, इधर हम ताप में वृद्धि कर रहे हैं, ताप में वृद्धि के साथ में चरघातांकी रूप से घट रहा है, चरघातांकी रूप से कम हो रहा है। जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है रो की जो वैल्यू है वो चरघातांकी रूप में घटती। इस वर्ड को भी आप अच्छे से समझ लेंगे कि अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप के साथ में चरघातांकी रूप से घटती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप के साथ में चरघातांकी रूप से घटती है, कम होती है। क्लियर? तो दोस्तों ये थी अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, और यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने सभी प्रकार के पदार्थों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव देख लिया है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं ऐसे पदार्थों की। क्या किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य हो सकती है? क्या ऐसे पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है जिसकी प्रतिरोधकता शून्य हो, प्रतिरोध शून्य हो? तो दोस्तों ऐसे पदार्थों का निर्माण किया जा चुका है, और उन पदार्थों को हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। क्या कहा जाता है? सुपर कंडक्टर कहा जाता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं उनके बारे में भी। उन्हें हम हिंदी में अति चालक कहेंगे, सुपर कंडक्टर। देखिए सुपर कंडक्टर कोई अलग से पदार्थ नहीं है, यही हमारे पास में चालक पदार्थ ही होते हैं। और जब उन चालक पदार्थों का तापमान बहुत कम कर दिया जाए, उनका तापमान जैसे 1 केल्विन, 2 केल्विन, 4 केल्विन, 5 केल्विन कर दीजिए, मतलब बहुत ही कम तापमान कर दिया जाए, तो उनकी प्रतिरोधकता जीरो हो जाती है। उनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? जीरो। उनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है, उनकी चालकता अनंत हो जाती है। तो वो पदार्थ जो अति सूक्ष्म ताप पर जीरो प्रतिरोध की भांति या अनंत चालकता की भांति व्यवहार करते हैं,
अति चालक कहलाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम की ही हम बात करें और 4 केल्विन तक यदि एल्यूमिनियम का तापमान कर दें तो उसकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। तो एल्यूमिनियम ही क्या बन गया है, अति चालक बन गया है। चालक से वो किसमें कन्वर्ट हो गया, अति चालक, जब तापमान बहुत कम होता है। देखिए अति चालक पदार्थों का जो प्रतिरोध है वो शून्य होता है, उनमें कोई ऊर्जा का ह्रास नहीं होता और काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। बट सामान्य ताप पर अति चालक अभी ज्ञात नहीं हुए हैं। साइंटिस्ट वैज्ञानिक रिसर्च में लगे हुए हैं कि क्या ऐसा अति चालक बना सकते हैं या बनाया जा सकता है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर भी काम करता है। यदि ऐसा हुआ तो एनर्जी की बहुत ज़्यादा मात्रा में बचत भी हो जाएगी, क्योंकि जैसे हम चालकों में से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उनमें प्रतिरोध होता है और उसमें ऊर्जा के रूप में ऊर्जा हानि होती है। हमने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया है, H बराबर होता है I² RT। तो जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा H का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा, ऊर्जा हानि होगी। यदि R ही नहीं होगा, R 0 होगा, प्रतिरोध ही नहीं है, तो उसमें ऊर्जा हानि भी नहीं होगी, उसमें ऊर्जा हानि भी नहीं होगी। तो उसमें ऊर्जा हानि से बचने के लिए अति चालक पदार्थ की खोज चल रही है कि ऐसे अति चालक पदार्थ का निर्माण किया जाए जो सामान्य ताप पर भी काम करे। हालांकि अति चालक पदार्थ खोज लिए गए हैं जो कि बहुत ही न्यून तापमान पर 0 केल्विन से 5, 7, 10, 15 केल्विन तक काम करते हैं, बट सामान्य ताप पर वो काम नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों अति चालक जिसे हम सुपर कंडक्टर कहते हैं, इनकी प्रतिरोधकता 0 होती है। क्लियर। अब देखिए इस वीडियो में आपने प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव अच्छे से पढ़ लिया है और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम आगे का जो वीडियो है वो देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन। और ये जो वीडियो है वो आप अगले दिन, मतलब आने वाला कल है, कल को आप इसी वक्त पर इसी टाइम पर आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।